Hey Bacha Party, this is Avnish Tripathi. Welcome to the Rays Institute, where you get all subject related videos from class 9 to 12th. तो बच्चों आज एक 11th की पोम आपके सामने लेके आए हैं हम। ये पोम आपको क्लास 3rd 4th की याद दिलाने वाली है, प्लस ये पोम एक साइंटिफिक पोम है जो आपको वाटर साइकिल के बारे में बताने वाली है कि प्रॉपर किस प्रकार से बरसात होती है, क्या तरीका होता है बरसात होने का, कैसे चीजें शुरू होती हैं और किस प्रकार से बरसात बन के नीचे आती हैं। एक एक पॉइंट को इस पोम के माध्यम से आपके सामने पोएट रख रहा है। ठीक है, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे होंगे, इस चैप्टर का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात की आवाज। बरसात की आवाज क्या बारिश आवाज भी करती है? अरे हाँ भैया, बारिश आवाज भी करती है। बारिश की आवाज तुमने सुनी नहीं क्या? यहाँ पे तो बारिश बात भी करने वाली है। ठीक है, इस पोम में आपको हम बताएंगे कि बारिश बात कर रही है, बारिश बता रही है कि देखो मैं कैसे पैदा हुई, कैसे कहाँ गई, फिर कहाँ से कहाँ आई, जहां से हम पैदा हुए वहीं पे हम दोबारा आ जाते हैं। ये एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत पोएम है जो हमारे ओरिजिन को भी बताती है। हम कहीं से भी शुरू करें, लौट के हमें वहीं आना है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान देना कि ये पोम आपको ना केवल साइंस बल्कि लाइफ का एक बहुत अहम मुद्दा समझा देगी। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। देखो, इस पोम का जो कॉन्सेप्ट है वो है वाटर साइकिल। आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा क्लास 3rd 4th में। ठीक है, जिसमें पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से पानी एवेपोरेट होकर के बादल बन करके फिर से बरसता है और ये साइकिल कॉन्टिन्यूअस चलती ही रहती है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ये देखिए आपके सामने मैंने एक वाटर साइकिल की इमेज ला दी। ठीक है, इस वाटर साइकिल में क्या होता है पहले इसको समझेंगे, फिर उसके बाद हम पोम को क्लियर करेंगे, क्योंकि इसको समझने के बाद ही वो ढंग से समझ में आएगी। वाटर साइकिल क्या है? नेचर्स वे ऑफ रिसाइकलिंग वाटर। नेचर का एक तरीका है जिस तरीके से ये रिसाइकिल करती है पानी को। रिसाइकिल मतलब यूज हुए पानी को दोबारा यूज करना प्रॉपर तरीके से, यही है रिसाइकलिंग। इसी को बोलते हैं द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल में होता क्या है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में प्रॉपर तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इन चीजों को। देखो बेटा, वाटर साइकिल में क्या होता है, देखिए ये है पेड़। ठीक है, ये है पेड़, ये है ग्रासलैंड, घास का पूरा पूरा मैदान। ये पूरा पूरा देखिए पूरा घास का मैदान है, पूरा घास का मैदान। और ये है वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में क्या क्या आता है? पॉन्ड्स आते हैं, सी, ओशियन। ठीक है ना, इस तरह के बहुत सारे तालाब हो गया, नदियां हो गई, लेक हो गई, रिवर्स हो गई, पॉन्ड्स हो गई, ये सब जहां पे ढेर सारा इकट्ठा पानी है वो वाटर बॉडीज हैं। ठीक है, अब देखिए ये बरसात होती कैसे है, पूरी साइकिल समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बेटा, होता ये है कि ये जो पूरा का पूरा वाटर बॉडीज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, इन सब में देखो पानी में तो नमी होती ही होती है। ठीक है, और जो ग्रासलैंड्स होते हैं, ये जो पेड़ होते हैं, इनके अंदर भी क्या होता है? वाटर होता है, क्योंकि वाटर से ही ये इतने हरे भरे होते हैं, तो इनमें भी नमी होती है। ठीक है, जब सूरज भगवान आते हैं, सनलाइट पड़ती है, मुझको यहाँ पर पीले कलर से बनाना चाहिए शायद। जब सूरज भगवान आते हैं बच्चों, ठीक है, तो इनकी रोशनी पूरे के पूरे वाटर बॉडीज में पड़ती है, पूरे पेड़ों में पड़ती है। ध्यान समझना, तो ये पानी जो है थोड़ा सा क्या होगा? गर्म होगा, हीट होगा। हीट होगा ना, जब ये हीट होगा तो आपने देखा होगा कि अगर एक भगोने पानी को आप गरमा रहे हो तो गर्म होने के बाद वो पानी कैसे धीरे धीरे भाप बन के उड़ने लग जाता है ऊपर की ओर। जब जो एयर गर्म होती है तो हमेशा एयर अगर गर्म होगी तो ऊपर की ओर भागेगी, एयर ठंडी होती है तो कहाँ? नीचे की ओर जाती है। तो जब एयर गर्म हो जाती है, ठीक है ना, पूरी पूरी अगल बगल का एरिया गर्म हो जाता है, पानी गर्म होता है, तो पानी से भाप बन के इवेपोरेशन के थ्रू धीरे धीरे ये पानी के बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत छोटे छोटे कण ये ऊपर उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि गर्म हो गया पानी। मैंने अभी बताया जब चीजें हीट होंगी तो ऊपर की ओर भागती हैं। ये पानी धीरे 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 धीरे
ऊपर लगने लग जाता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप एक भगोने में पानी लीजिए, उसको बॉईल करिए, उसके ऊपर एक सॉसर रख दीजिए, एक प्लेट रख दीजिए, थोड़ी देर बाद उस प्लेट को हटाइएगा तो देखिएगा प्लेट के नीचे के तले में जो जिस तरीके से ढका हुआ था उसमें छोटे 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 पानी के कण लग जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा। तो वो क्या था, वो पानी ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने प्लेट रख दी तो वो प्लेट में आके चिपक गया। इससे ये क्लियर होता है कि जब पानी गर्म होता है वो ऊपर की ओर उड़ने लग जाता है। ठीक है, ध्यान समझना। ये जो वाटर बॉडीज है बेटा, इसमें जब सूर्य की पूरी किरण पड़ती है तो ये हल्के से हीट होते हैं। हीट होने के बाद जैसा कि आपके घर में हो रहा है पानी में, इसी प्रकार यहाँ भी होगा। धीरे धीरे ये वाष्प बनके इवेपोरेशन के थ्रू ये पानी ऊपर उड़ने लग जाता है। ठीक है, ये देखो इवेपोरेशन। सन हीट्स टर्न्स वाटर इन रिवर, लेक्स एंड ओशन इनटू वेपर एंड इट राइजेस अप इनटू द एयर। ये वेपर होते हैं और इसके बाद ये हवा में उड़ने लग जाते हैं। हल्का हल्का मान्यूट मान्यूट कण इस पानी के उड़ने लग जाते हैं। अब ये उड़ने के बाद इसको बोलते हैं इवेपोरेशन का प्रोसेस। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन के प्रोसेस। जब ये पानी गर्म होकर के सूरज से इवेपोरेट होते हैं तो इसको इवेपोरेशन प्रोसेस, वेपर के थ्रू, ठीक ना, वेपर में बदलते हैं तो इसको हम इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये प्रोसेस नंबर 1 होता है। ये प्रोसेस नंबर 2 देखो, ये सूरज इधर बना हुआ है, खैर मुझे बनाने की जरूरत नहीं थी। ये देखिए, ये सूरज है, सूरज का पूरा रोशनी पड़ रही है पानी में, तो पानी ये देखो क्या हो रहा है, इसमें से वेपर निकल रहे हैं, छोटे 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 बहुत माइन्यूट माइन्यूट पानी के कण निकल रहे हैं। इसको इवेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये पहला प्रोसेस है। अब भैया ये पानी माइन्यूट माइन्यूट बन के एयर में आ गए, ठीक है ना, एयर में आ गए। अब एयर में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे तो ये क्या इकट्ठा हो जाएंगे एक जगह और ये बादल बनाने लग जाएंगे। क्या बनाएंगे? बादल बनाने लग जाएंगे। वाटर वेपर्स राइजेस कूल्स इन द एयर एंड चेंज इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग क्लाउड्स। ये जो पानी के छोटे छोटे कण ऊपर निकले, ये थोड़ा सा ऊपर जाके ठंडे होते हैं और ठंडे होने के बाद इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये इकट्ठा हो जाते हैं तो ये बादल का रूप ले लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। तो पहला क्या प्रोसेस हो गया? इवेपोरेशन। दूसरा प्रोसेस कंडेंसेशन। ठीक है, पानी पहले भाप बढ़ के इवेपोरेट हुआ, फिर ये ऊपर जाके ठंडा होकर इकट्ठा हो गया ये भाप एक जगह पर और बादल बना लिया। इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर आता है तीसरा प्रोसेस, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि ये बादल पूरा के पूरे बनने के बाद जब भारी हो जाते हैं, आए बात समझ के नहीं, बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा भारी हो जाएंगे। भारी होने के बाद ये फिर से छोटे छोटे बूंदों में ये नीचे आने लग जाते हैं। ठीक है, और कहां गिरते हैं? फिर उन्हीं वाटर बॉडीज में गिरेंगे। ठीक है, अब सुनो, ये तो वाटर बॉडीज की कहानी हो गई कि वाटर बॉडी से पानी निकल रहा है, तो वाटर बॉडी से पानी निकलता है, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। लेकिन जब ये हरे भरे पेड़ों की नमी से पानी निकलता है बाहर, ठीक है ना, धूप में, आपने देखा होगा, इससे कोई गमला है, गमले में आप रोज पानी डालते हो, पानी डालने के बाद दूसरे दिन देखोगे पानी उसमें से गायब हो जाता है। और अगर 2 4 6 दिन पानी नहीं डालोगे तो पेड़ भी सूखने लग जाता है। तो पानी गया तो कहां गया? वो पानी वेपर होकर के निकल गया। ठीक है, यानी कि पेड़ पौधे जो नमी रखते हैं अपने पास पानी के थ्रू, उस नमी को भी हवा उड़ा ले जाती है धीरे धीरे करके। और इस पेड़ वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन। वाटर बॉडीज से जब पानी हीट होकर के क्लाउड बनता है, वाटर बॉडीज से जब छोटे छोटे माइन्यूट माइन्यूट कण निकल के पानी के बादल बनाते हैं तो इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। सेम जब इन पेड़ों से, ये देखिए बढ़िया कितना प्यारा डायग्राम बना हुआ है, जब इन पेड़ों से इनकी नमी गर्म होकर के निकल निकल के बादल का फॉर्मेट बनने लग जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यही दोनों में अंतर है। इवेपोरेशन वाटर बॉडीज से सीधे जाता है और ट्रांसपीरेशन पेड़ों से नमी निकल के ऊपर जाती है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? और फिर ऊपर इकट्ठा बादल बनते हैं, बादल बनने के बाद जब बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो फिर नीचे गिरने लग जाते हैं। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। ये साइंस की कोई बहुत बड़ी चीज मैं नहीं बता रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज क्लास 3rd 4th में हमको ऑलरेडी पढ़ाई गई है। अगर ये पूरा प्रोसेस, ये सर्कल समझ में आ गया है तो अब इसके बाद हम पोम की ओर बढ़ेंगे। चलिए
अब पोम की ओर देखेंगे, ये है आपकी पोम। ठीक, अब द वॉइस ऑफ द रेन किसने लिखा? वॉल्ट विटमैन ने लिखा। अभी तक जो मैंने प्रोसेस बताया उस प्रोसेस को याद रखिएगा, क्योंकि उस सारा प्रोसेस में या आने वाला है यूज। अब देखिए द वॉइस ऑफ द रेन, पहले इस टाइटल को देखिए, रेन की वॉइस, ठीक है, क्या लिखा है? रेन की वॉइस, यानी कि बरसात की आवाज, ठीक है, बरसात की आवाज। बरसात की आवाज का क्या मतलब है? यहां पर देखिए, आवाज तो इंसान करते हैं, आवाज तो इंसान करते हैं, तो ये बरसात की आवाज कैसे हो सकती है? जब कभी भी किसी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या फिर कोई दूर एब्सेंट चीज को हम इस प्रकार देखें कि जैसे वो इंसानों जैसी हरकतें कर रही है, ध्यान समझना, इंसानों जैसे हरकतें कर रही है, तो इस तरह की जगह पर हम अपने उसमें क्या कहते हैं, पोयम में एक फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढ लेते हैं। जब कभी भी कोई नॉन लिविंग थिंग, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ऐसे यूज किया जाए कि जैसे वो लिविंग है, जैसे वो जीता जागता है, जैसे वो बोल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। इस फिगर्स ऑफ स्पीच का नाम है पर्सोनिफिकेशन। क्या नाम है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। तो आपको इस टाइटल में देखने को मिल गया कि यहां पर एक पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच है, यानी कि वॉइस ऑफ द रेन। अरे रेन बोल कहां सकती है, लेकिन तुमने उस रेन को बुलवा दिया, उसी प्रकार जैसे इंसान बोलता है, इसलिए वॉइस ऑफ द रेन जो टाइटल है इसमें पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच पाया गया। ये तो चलिए पर्सोनिफिकेशन फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया लिटरली डिवाइसेस में। अब हम आइए चलते हैं इस पोम की ओर। पहली लाइन ध्यान से देखिए, बोलता है एंड हु आर्ट दाउ, एंड हु आर्ट दाउ, यहां पर दो वर्ड आर्ट और दाउ, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड हो चुका है, इनको एक्रेलिक बोला जाता है, ठीक है, एक्रेइक इंग्लिश। एक्रेइक इंग्लिश का मतलब वो इंग्लिश जो अब यूज नहीं होती, बहुत सदियों पुराने इंग्लिश यूज होती थी ये, अब ये ओल्ड फैशन में चली गई, प्रचलित नहीं है, चर्चित नहीं है, इस समय इनका कोई यूज नहीं है, यूजलेस हो चुके हैं ये वर्ड्स, तो इनको एक्रेलिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो एंड हु आर्ट दाउ, तो यहां पर ये जो वर्ड ओल्ड वर्ड आर्ट है इसको आर बोला जाता है, ये आर था, पहले के जमाने का आर था, और दाऊ का मतलब होता है यू, क्या होता है? यू। अब पूरा पढ़ो, एंड हु आर यू ना, हु आर यू। वॉल्ट विटमैन साहब बोलते हैं तुम कौन हो, रेन से पूछते हैं, हे रेन, हे बरसात, तुम कौन हो? हा? सेड आई, मैंने ऐसा कहा। यहां आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वॉल्ट विटमैन जी को, ठीक है, पोएट को। तो पोएट ने रेन से कहा कि हे रेन तुम कौन हो? आई सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, गिरते हुए हल्के हल्के पानी के बौछारों को, गिरते गिरते हुए हल्के हल्के पानी के बौछारों से मैंने पूछा, मैंने कहा, मैंने मतलब वॉल्ट विटमैन लेखक बोलता है कि मैंने हल्की बरसात से कहा या पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? विच, जिसके उत्तर में स्टेंस टू टेल गेव मी एन आंसर, उसने जो उत्तर दिया मुझे वो बहुत अजीब था, स्ट्रेंज था, अलग था। मैंने हल्की बरसात से पूछा, पोएट बोलते हैं मैंने हल्की गिरती हुई बरसात से पूछा तुम कौन हो? तो इस बात पे, विच, इस बात पे, स्ट्रेंज टू टेल, उसने मुझे कुछ अजीब सा उत्तर दिया, गेव मी एन आंसर, क्या दिया उसने मुझे? कुछ अजीब सा उत्तर दिया, स्ट्रेंज टू टेल, जो कि कहने में थोड़ा अजीब है, ऐसा उसने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, और जैसा उत्तर दिया यहां पे पोएट बोल रहे हैं वैसा ही ट्रांसलेट हुआ है, वैसा ही यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है।
क्या बोलती है रेन? बोलती है आई एम पोम ऑफ अर्थ, आई एम द पोम ऑफ अर्थ। मैं इस पृथ्वी की, इस धरती की पोम यानी कि कविता हूं। इस धरती ने मुझे लिखा है, मैं इस धरती की कविता हूं, इस धरती ने मुझे लिखा है। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ऐसा किसने कहा? इस रेन की आवाज ने मुझसे बताया। जब मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने बताया मैं इस पोम की, क्या मैं इस अर्थ की पोम हूं, इस धरती की पोम हूं। ऐसा किसने कहा? रेन ने कहा। अब आगे और सुनो, वाटर साइकिल अब शुरू हो रही है यहां से। इटर्नल आई राइज impalpable, eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea। अब रेन आगे बताती है आपके पोएट को कि देखो इटर्नल आई राइज, ये जो धरती है, धरती के नीचे से, पानी से, आई राइज मैं उठती हूं, मैं ऊपर की ओर निकलती हूं। और कैसे निकलती हूं? इम्पैल्पेबल, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है ना दिखाई देते हुए, अदृश्य रूप से, एब्स्ट्रैक्ट, जिसे ना छुआ जा सके ना देखा जा सके, बस महसूस किया जा सके। तो आपकी रेन बताती है कि देखो पहली चीज तो मैं अर्थ की पोम हूं, ठीक है ना, और दूसरी चीज इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, मैं इस धरती से, इस जमीन से ऐसे ऊपर उठती हूं जैसे तुम देख नहीं सकते मुझे, मैं दिखूंगी नहीं उठते हुए, लेकिन मैं धरती से धीरे से उठती हूं। आउट ऑफ द लैंड, कहां से उठती हूं? इस लैंड से, जमीन से उठती हूं। और बॉटमलेस सी, उस समुद्र से उठती हूं जिसका कोई बॉटम ही नहीं है। बॉटम मतलब जिसका अंत नहीं है, समुद्र की गहराई का कोई अंत है? कोई अंत नहीं। तो कह रही कि इस बिना अंत वाले समुद्र और इस लैंड से मैं इम्पैल्पेबल होकर के, बिना दिखाई दिए हुए उठती हूं, ऊपर की ओर उठती हूं। और किधर जाती हूं? अपवर्ड टू हेवन, स्वर्ग की ओर उठती चली जाती हूं। इस धरती और इस बॉटमलेस सी से मैं इवेपोरेट होकर के धीरे धीरे उठ के किधर जाती हूं बेटा? हेवन की ओर, स्वर्ग की ओर जाती हूं। वेयर, ये वेंस है, ये भी देखिए ओल्ड इंग्लिश वर्ड है। वेंस का मतलब होता है वेयर, ठीक है ना। वेयर, वैगली फॉर्म, जहां पर जाकर के, वैगली का मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, अनक्लियर, जहां पर मैं अनक्लियर, अस्पष्ट रूप से फॉर्म, इकट्ठी हो जाती हूं। मैंने बताया था इसके पहले वाले प्रोसेस में। कह रही कि यहां से उठ करके मैं स्वर्ग की ओर जाती हूं, आसमान में, और इकट्ठी हो जाती हूं, मतलब क्या बन जाती हूं? बादल बन जाती हूं, ठीक है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, और बदल जाती हूं। पानी के फॉर्म में गई, क्या होते हुए, क्या होते हुए गई? मैं वेपर होते हुए गई, भाप बन के गई। तो यहां से भाप बन के गई और वहां बादल बन गई, ठीक है। वही कह रहे हैं ऑल टुगेदर चेंज, पूरी तरीके से चेंज हो जाती हूँ। यहां मैं वाष्प बन के जाती हूं और बादल ऊपर जाकर के हेवन में, स्वर्ग में बादल का आकार ले लेती हूं। रेन बताती है एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी हूं तो मैं वही पानी ही, हूं तो मैं वही पानी ही, मेरा अस्तित्व तो पानी ही है। येट द सेम, सेम हूं मैं। जैसे जमीन से पानी उठी थी मैं, ऊपर भले बादल बन गई, लेकिन हूं मैं वास्तविक में पानी ही। आई डिसेंड टू लेव द डाउट्स, लेव का मतलब होता है धोना, बात कर देना, बेथ कर देना, धुल देना किसी चीज को। आई डिसेंड, अब ऊपर बादल बन गई, बादल बनने के बाद मेरा प्रोसेस क्या होता है? आई डिसेंड, डिसेंड मतलब नीचे उतरना। मैं फिर पानी के रूप में नीचे उतरती हूँ, बरसात के रूप में नीचे उतरती हूँ, और क्या करती हूँ? धुल देती हूँ टू द ड्राउट्स, सूखी जगहों को। ड्राउट मतलब जहां सूखा पड़ा हुआ है, जिस जगह पर पानी नहीं है वहां मैं बरस जाती हूँ और उसे गीला कर देती हूँ। एटमीज, जो छोटे छोटे कण होते हैं, एटम्स होते हैं, उनको धुल देती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इस ग्लोब में, इस पूरे धरती में जो डस्ट की लेयर बनी हुई है, एक परत चढ़ी हुई है धूल की, उसको भी मैं धुल देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न, और मेरे बिना, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी,
और इस धरती में जितनी चीजें जो बिना मेरे हैं, बिना बरसात के, वर सीड्स ओनली, वो केवल केवल बीज हैं। मेरे बिना इस धरती में जो, मतलब बरसात के बिना इस धरती में जो बीज पड़े हुए हैं, लेटेंट, अनबॉर्न, बिना उगे हुए, बेकार तरीके से, उनको भी मैं जीवन दे देती हूं। एंड फॉर एवर, बाय डे एंड नाइट, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ठीक है, मैं उनको क्या दे देती हूं? जीवन दे देती हूं, उन पड़े हुए बीजों को जो मर चुके हैं, जैसे अनबॉर्न है, बस बीज बन के पड़े हुए हैं, कोई फल फूल पेड़ नहीं बने हुए हैं, उनके ऊपर मैं बरस के उनको मैं जीवन दे देती हूं, लाइफ दे देती हूं। एंड फॉर एवर, डे बाय डे एंड नाइट, पूरी रात और पूरे दिन ये प्रोसेस मेरा चलता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और मैं फिर से अपने ओरिजिन में आ जाती हूं। ओरिजिन मतलब जहां से मैं निकली थी। मैं कहां से निकली थी? पानी से निकली थी, और वापस क्या बन गई? पानी बन गई। तो मैं फिर से अपने ओरिजिन में आ जाती हूं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और इस पूरी की पूरी पृथ्वी को शुद्ध, प्योर कर देती हूं। एंड ब्यूटिफाइड, बहुत सुंदर बना देती हूँ। छोटे छोटे पेड़ जब उग जाते हैं बरसात में, हर जगह लहलहाने लग जाती है हरियाली, तो ये पृथ्वी हमारी कितनी सुंदर दिखती है। ठीक है, तो ये बरसात कर रही है, मैं इस पृथ्वी को प्योर यानी कि शुद्ध और ब्यूटिफाइड और सुंदर कर देती हूँ। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, वंडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड, ड्यूली विद लव रिटर्न। अब कह रहे हैं इसी प्रकार जैसे कि ये बरसात किसी न किसी प्रकार से जहां से जन्म लेती है वहीं वापस आ जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जो कवि होते हैं, जो लेखक होते हैं, ये भी अपनी कविता लिखते हैं। लिखने के बाद लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करने के बाद बहुत से अवार्ड किसको मिलते हैं? उस कवि को ही मिलते हैं। मतलब ये दूसरों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो काम फिर से इन्हीं को वापस आके सम्मानित करवाता है। बस ऐसी हमारा भी लाइफ है। अगर हम दूसरों के लिए जिएंगे तो ये डिफरेंट है, घूम फिर के फायदा हम ही को होगा। पृथ्वी को बचाना है, पृथ्वी को हरी भरी बनाना है। किसके लिए? पृथ्वी के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशंस के लिए। क्योंकि अगर हम पृथ्वी को बैरन कर देंगे, बंजर कर देंगे बच्चों, तो ये समझ लो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है। हम पृथ्वी को इसलिए ना सजाएं, हम पृथ्वी को इसलिए ना बचाएं क्योंकि पृथ्वी का इसमें फायदा है। नहीं नहीं नहीं, पृथ्वी का इसमें कोई फायदा नहीं है। हम पृथ्वी को बचाएं, हम हरे भरे पेड़ों को ना काटें, हम चिड़ियों को बचाएं, हम पानी को बचाएं, इसलिए क्योंकि हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। हम डिपेंड करते हैं, अगर ये चीजें बचेंगी तो पक्का हमारी लाइफ भी बचेगी। अगर इन चीजों को हम नहीं बचा पाएंगे तो हमारा फ्यूचर भी डूब जाएगा। ठीक है, तो ये पोम बड़ी सुंदर सी पोम है, जो आपको ना केवल पूरे के पूरे वाटर साइकिल को समझाती है, बल्कि ये भी बताती है कि जहां से हमारा ओरिजिन है, जहां से हम पैदा हुए हैं, घूम के हमको फिर भी वहीं पर आना है। तो बच्चों, कैसी लगी ये पोयम? एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बार बार। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी अगली कौन सी आप वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा चैप्टर आपको कम समझ में आया है, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, आप हमें कमेंट करिए, हम आपके लिए वो वीडियो प्रस्तुत कर देंगे। क्योंकि द रेज पूरी तरीके से बच्चों की है। ठीक है, बच्चे जैसे कहेंगे, जो पढ़ना चाहेंगे हम वो पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रही कोई चीजें तो समझाने के लिए द रेज है आपके साथ, आपकी प्यारी सी फैमिली। ये कोई कोचिंग नहीं, ये हमारा और आपका इमोशन है। तो बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जैसी आप डिमांड करेंगे वैसी वीडियो। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।